यूट्यूब पे अनलिस्टेड में डाल दूंगा, अब ये पब्लिकली नहीं हुई अपलोड, अनलिस्टेड पे अपलोड हुई है, ठीक है। तो लिंक भेजूंगा, और लिंक अगर किसी ने आगे फॉरवर्ड किया, कर सकते हो, कोई बात नहीं। पढ़ना ही है सबको। चलो, 98% पे आज पता है, मैं ब्रिज कोर्स ले रहा था ना, इतने प्यारे बच्चे थे, बाय गॉड मजा आ गया पढ़ा के। बिल्कुल, बच्चे पेशेंस से बैठे होते, बिल्कुल आराम से, मजा आ गया पढ़ा के। चलो, हम पेरेंट, अरे नहा ना जिनके, तुम तो स्पेशली नहीं हो यार। तुम अगर नहीं बोलते ना तो शायद मैं बोल देता कि क्लास भी काफी वैसी है, सेंटर ऑफ मास। चलो, तुम तो मत ही बोलो यार, मेरा बीपी बढ़ जाता है कभी बार। चलो, सेंटर ऑफ मास से शुरू करते हैं, ठीक। ओके, तो सेंटर ऑफ मास जैसे ही सुना हमने, ठीक है, जैसे ही हमें कुछ नहीं आता, सेंटर ऑफ मास वर्ड जैसे ही मैंने सुना, क्या दिमाग में आया? मास का सेंटर, या कुछ कुछ आया? सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आया, कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी, राइट। तो मैं डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पे जाता हूँ। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है एक पूरी बॉडी में, जहां पे एक पूरी बॉडी में या एक बहुत सारे पार्टिकल्स में, उनके बीच में एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहां पे मैं सारे पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा मेरी बात सुनना, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सुनो, अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं हूँ, रुकना जरा, जैसे मैं हूँ, ओके, ठीक है, ये मेरी दो आंखें, ये नोज, एंड ये मेरा चेहरा, ठीक है। ऑलराइट, और ये हट्टे कट्टा हूं मैं, ठीक है। ओके, मतलब मेरे हर पार्ट का मास काफी अच्छा है, ठीक है। चाहे हाथ हो गया, हाथ अगर मेरा काट दिया किसी ने, जैसे अजिंक्य को गुस्सा आया, उसने मेरा हाथ काट दिया, ठीक है, और वो हाथ मेरा साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसका मास होगा कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स हाथ मासलेस थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। अजिंक्य ने मेरी आंख निकाल ली, गुस्सा आया उसको, उसने मेरी आंख निकाल ली, आंख का भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अजिंक्य को गुस्सा आया, उसने मेरी गर्दन काट दी, ठीक है। तो सबका मास होगा, समझ पा रहे हो, हर बॉडी का मास होगा, हर बॉडी पार्ट का मास होगा, ठीक है। उसने मेरी पैर काट दिया, हर बॉडी का, उसका पैर का भी मास होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो सबका फाइनाइट मास होगा, ठीक है। तो बच्चों मेरे को बात बताओ, क्या मेरी जो बॉडी है वो बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट मास से बनी हुई है? इतना कंफर्म करो, क्या वो बहुत छोटे 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 पॉइंट मास से बनी हुई? कोई भी चीज होगी वो बहुत छोटे 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 पॉइंट मास से बनी होगी, ठीक है। और तो देखो, बहुत छोटे 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 पॉइंट मास से बनी हुई है ना, ठीक है। तो देखो, लेट्स से, मतलब लाइक, बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्ट, आइडेंटिकल मास से बनी हुई, राइट। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरी बॉडी होमोजेनियस है, मतलब बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल से बनी हुई, जिनका मास जैसे स्मॉल एम है, और हर पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, ये समीशन ऑफ स्मॉल एम, राइट, अगर मैं ऐसी स्मॉल एम को समीशन करूंगा, तो क्या मेरे को कैपिटल एम मेरी पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा? बताना जरा। अगर मैं ऐसे ही एम 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 स्मॉल 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 एम करता रहूंगा ऐड, राइट, तो क्या मेरे को एट द एंड मेरे को पूरा मास मिल जाएगा बॉडी का? कंफर्म है इतनी बात, ठीक है। ऑलराइट, पर मैंने क्या ऐसा कभी बोला कि मेरे हाथ का मास नहीं है, या मेरे पैर का मास नहीं है, या मेरी आंखों का मास नहीं है? सबका मास है, परंतु, ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत ज्यादा। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है, यहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जरा देखना, सेंटर ऑफ मास की मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक बॉडी, किसी भी बॉडी पे, गुड इवनिंग सौम्या, सेंटर ऑफ मास किसी भी पूरी बॉडी में, राइट, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ पे हम पूरा मास कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं, होता नहीं है, कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो मैं बताता हूँ, क्या सुनना, ठीक है। एक बार जरा पेन, एक सेकंड, तुम लोग पेन पेपर लेके बैठते हो ना, तो मूवी जैसे तुम देखता, मैंने पूछा नहीं, इतना टाइम हो गया। देखो, सेंटर मास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो। पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड, राइट। पॉइंट वेयर, पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी is assumed to be concentrated. Point where whole mass of body is assumed to be concentrated, ठीक है। ओके, तो ये है हमारी प्यारी प्यारी डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसमें तो आई गेस किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। पर क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी बोला कि बॉडी का मास हम क्या मानते हैं? यहाँ पे एक वर्ड को हाईलाइट कर लो, इज अज्यूम, इज अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं, होता नहीं है, ठीक है।
ऐसा नहीं होता कि भाई, मेरे को बात बताओ कि अगर मेरी बॉडी है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी, ठीक है, ओके, लेट्स से मेरा सेंटर मास ये है, ये मेरा सीओएम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि मेरी पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड है, जो कि पूरी बॉडी का मास क्या था, एम था। तो मैं मान सकता हूँ कि भैया ये पॉइंट का कम, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे देखूं, तो इस पूरे पॉइंट का मास एम है। अब मेरे को बात बताओ, अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल फेंकूं ऐसे, क्या ये पढ़ के आया हम प्रोजेक्टाइल मोशन एक पार्टिकल का, राइट, बहुत छोटे पार्टिकल का पढ़ के आया। इसमें हम कुछ भी करूं, राइट, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं बस ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास पूरा, अगर मैं जैसे ये पॉइंट का सेंटर ऑफ मास है, तो इसका मतलब इसका मास क्या हो गया, एम हो गया, राइट, कैपिटल एम हो गया, जो कि मेरी पूरी बॉडी का मास था। क्या मैंने ऐसा कहीं भी बोला कि हमारा मास जो है यहाँ पे वो कंसेंट्रेटेड हम अज्यूम करते हैं, राइट। एक सेकंड वेट, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा बताने बताने में। सुना दो, एक बार मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ, सुनो। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास हमारा ये पॉइंट होता है जहाँ पे हम पूरी बॉडी का मास कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं, पहली बात, ठीक है। क्या मैंने ऐसा कभी भी बोला कि सेंटर ऑफ मास के अलावा अगर मैं बाकी बॉडी की बात करूँ, एक्चुअल में, क्या एक्चुअल में ऐसा थोड़ी है कि मेरे हाथ का मास नहीं होगा या पैर का मास नहीं होगा, बस इसी पॉइंट पे मेरा पूरा मास होगा, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या कभी भी कि पूरी बॉडी का मास तो है नहीं, एक ही पॉइंट पे मास पूरा भर रखा है किसी भी इंसान ने? ऑफकोर्स नहीं होता है, अलग अलग मासेस होते हैं, फैले होते हैं मासेस, ठीक है। तो बात आती है कि भैया ये सेंटर ऑफ मास का फंडा कैसे आया फिर, ठीक है। इसके पीछे का ना लॉजिक है, वो थोड़ा मैथमेटिकल है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो छोटे कि हम कैसे बने, हम बहुत छोटे 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 मासे से बने, राइट, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। तो हम क्या करते हैं, इन सब का, इन सब पार्टिकल्स का, ठीक है, तभी जिन बच्चों ने सेंटर मास पढ़ा उनको पता होगा कि भैया एक एक फाइनाइट बॉडी में, राइट, एक रेगुलर बॉडी में आप इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हो, और एक डिस्क्रीट पार्टिकल्स में आप समीशन का यूज करते हो, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, मैं रीजन बता रहा था पीछे का, है ना। तो तुम्हें पता है कि भैया कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी जो है, बताता हूँ सौम्य, रुक जाओ, बताता हूँ। कोई भी बॉडी जो है, राइट, कोई भी बॉडी जो है, ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है ना। ठीक है, तो अब हम इन सब का क्या करते हैं, जितने भी पार्टिकल्स है उन सबका हम वेटेड एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज लेते हैं। एंड वहां से हम पे एक स्पेशल पॉइंट आता है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड उस पॉइंट पे हम क्या मान सकते हैं कि हमारी पूरी मास, पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब तुम देखो कितनी हेल्प हो रही है हमारी, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे लेट्स से मेरे पे ऐसी बहुत ऐसे एक कोई रैंडम रिजिड बॉडी है, ठीक है, ठीक है, और ये आगे जा रही है, ठीक है। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि ये जो रिजिड बॉडी है, अभी तक हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ के आ रहे थे, हम एक एक हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराते थे, पार्टिकल को कोलाइड कराते थे, और भी बहुत चीजें कराते थे पार्टिकल के साथ, है ना, पार्टिकल की एनर्जीज देखते थे। अब मेरे को बात बताओ कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारे पार्टिकल्स, कितने एन पार्टिकल्स है, समझ पा रहे हो? अब एन पार्टिकल्स को मैं एक साथ कैसे एनालाइज करूंगा? वहां पे अभी तक हम जो पढ़ के आ रहे थे, वहां पे तो हम एक पार्टिकल को देखते थे, उसी में एनर्जी लगाते थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम दो हो गया, रिलेटिव मोशन यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतने एन पार्टिकल्स है, तो इसको कम करने के लिए, राइट, इसका बर्डन हटाने के लिए हम पे एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास, कि भैया एक काम करो, इस पूरी बॉडी को आप हटाओ, इस पूरी बॉडी को आप भाड़ में जान दो, एंड अब बस इस पॉइंट को देखो, आप बस इस पॉइंट को देखो, इस पूरी बॉडी को देखो ही मत, इस पॉइंट को देखो, राइट। क्योंकि बात तो ये कि हम पूरे मास एम को अलग अलग देखे अब, लाइक पूरे एम को एक पॉइंट पे देख लें, और पॉइंट पे देखना ज्यादा आसान है, तो हम पॉइंट पे देखते हैं, हम उसको हम पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं, राइट, जहाँ पे हम एक फाइनाइट मास को हम बहुत छोटा पार्टिकल मानते हैं। अह, भैया मैं अभी आया, क्या क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस सेंटर मास की डेफिनेशन हुई है, यही हुई है, पॉइंट वेयर होल बॉडी, पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। हाँ, बॉडी आउट ऑफ पॉइंट बनाओ, राइट। लेक्चर खत्म होने आ गई। नहीं, इतने लेट नहीं, इतने लेट नहीं हो। अच्छा देखो, अगर आप इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाते हो, सुनो, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अ फोर्स applied to center of mass, a force applied to center of mass provides translational motion, provides translational motion। अच्छा, एक बार ट्रांसलेशन मोशन समझाना पड़ेगा क्या, रोटेशन में खैर समझते हैं इसको अच्छे से, बट कोई बात नहीं, एक बार यहाँ पे भी समझ लो, देखना जरा। जैसे मैं एक रिजिड बॉडी है, जरा ध्यान से देखना, एक रिजिड बॉडी, ठीक है, इसको अच्छे से हम रोटेशन नहीं समझेंगे। जैसे मैं एक रिजिड बॉडी ले रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, ऐसे, ठीक है। तो अब अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, राइट, समझ रहे हो, एक इसमें, और अगर देखो ये पूरे मोशन को, राइट, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे,
इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, राइट, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, हम रोटेशन में पढ़ते हैं कि ऐसे 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी, सुनो, 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना लो, ठीक है। और जिन जिन बॉडीज में, राइट, जैसे आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, एंड जब तक ये लाइन पैरेलल है, राइट, जब तक ये लाइन पैरेलल है, जब तक ये लाइन पैरेलल है, आप कह सकते हो कि हमारा जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन किया है। इतनी बात समझ आ गई सबको? ट्रांसलेशनल मोशन की कहानी समझ आ गई कि जैसे अपना पेन लो, अपना पेन लो, राइट, आपके हाथ में जो पेन है, उसको बस आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाओ, उसको अपने एक्सिस के अबाउट टर्न मत करो, अपने एक्सिस के अबाउट टर्न मत करो, वो रोटेशनल पे चला जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन कराना है, इसको पकड़ के, हाँ, वेक्टर के पैरेलल शिफ्टिंग जैसे मैं वही बोलने वाला था, राइट, अपने हाथ में पकड़ के टाइटली पकड़ के इसको राइट लेफ्ट घुमाते रहो, टाइटली पकड़ लो, टाइटली, बहुत टाइटली, बस टूट ना जाए। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। आप देख रहे हो कि भैया ये जो अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूम रहा, पर ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ऐसे स्पेशल मोशन को, राइट, जो बॉडी ऐसे मोशन करती है उनको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। ओके। और ये जो डेफिनेशन हमने ऊपर लिखी, हमने जो लाइन लिखी ऊपर, ये सही भी है। क्यों? मेरे को बात बताओ। जैसे पूरी बॉडी थी, मेरे, है ना, ये पूरी बॉडी थी, इसका सेंटर ऑफ मास ये था। अब सेंटर ऑफ मास तो क्या है? पॉइंट, वेयर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास का एक पॉइंट है ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स लगा दूं तो क्या होगा? पूरी बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन होगा। क्या होगा? बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ठीक है। अब देखो रोटेशन हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशन हम ये पढ़ेंगे कि अच्छा मैंने फोर्स सेंटर ऑफ मास में नहीं लगाई, ऊपर लगाई, तो बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। और भी अलग अलग फंडे होगी, राइट, टॉर्क वगैरह चीज आ जाएगी, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इतनी बात सबको समझ है कि भैया सेंटर मास की डेफिनेशन हम समझ रहे हैं थोड़ा बहुत, और फिर अब उसका यूज देखेंगे थोड़ा। इतनी कहानी सबको समझ आई? बताओ एक बार क्लियर, आगे बढ़ेगी, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कंफर्म करके आगे बढ़ेगी, किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो दो चीजें हमने देख ली कि भैया एक तो क्या है कि जहां पे हम पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं उसको हम सेंटर मास बोलते हैं। एंड अगर मैं उस पॉइंट पे कोई भी फोर्स लगाऊं, राइट, तो क्या देगा मेरे को? ट्रांसलेशनल मोशन देगा। क्या देगा मेरे को? ट्रांसलेशनल मोशन देगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मेरे को बताओ, किसी को यहाँ पे हैंड स्टैंड करना आता है? हैंड स्टैंड, हैंड स्टैंड होता है, और भी बहुत चीजें होती है, लाइक अरे वो होता है ना यार, मैं तुम्हें बात बताऊँ शायद, अरे कैसे बताऊँ, जैसे जैसे पुशअप्स करते हो, ठीक है, सुनना जरा मेरी बात सुनना, पुशअप्स करते हो, ठीक है, लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है, पुशअप्स करते हो ना, अगर आप अपने पैर को उठा लो, यार मेरे को नाम नहीं आता यार, अगर आप अपने पैर को उठा लो, हाँ, कैलिस जो भी हो, जो भी कहते हैं उसको, ठीक है, अगर आप अपने पैर को उठा लो और अपने हाथ से अपनी बॉडी को बैलेंस करो, ठीक है, वो कह रहा हूँ मैं, वो किस किस को आता है? आप अजिंक्य, तुम्हें तो नहीं आता होगा यार, तुम्हारी बॉडी नहीं सह पाएगी वो। चलो देखना जरा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखते हैं, जरा सुनना, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तुम्हें आता है तो आता होगा, बट तुम कर नहीं पाते हो। हाँ वही कह रहा हूँ ना, तुम्हारी बॉडी नहीं, मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी बॉडी नहीं सह पाएगी, मतलब सॉरी, जमीन नहीं सह पाएगी इतना प्रेशर। चलो सुनना जरा, देखो, हम पे ना यहाँ पे एक बंदा है, चलो अजिंक्य ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, अजिंक्य मान लेते हैं, सुनना जरा, ध्यान से सुनना। इसने क्या कर रखा है, ये इसकी बॉडी ऐसे, ऐसे, ठीक है, और इसने अपने हाथ ना ऐसे लगा रखे हैं यहाँ पे, देखो, ऐसे, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, फोकस करना जरा, यहाँ पे फोकस करना, ऐसे लगा रखे हैं, ठीक है। इनके बीच का इतना गैप नहीं होता, ठीक है, खैर सेंटर ऑफ मास पे उतना इफेक्ट नहीं करता, टॉर्क वगैरह इतना इफेक्ट मैं बताता भी, ठीक है, तुम समझ नहीं आएगी चीजें, बट मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम थोड़ा गौर से फरमाए, जरा सुनना। अगर मेरा जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे है, राइट, लेट्स अज्यूम कि मेरी जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक। अगर मेरे को सक्सेसफुली हैंड स्टैंड करना है, राइट, हैंड स्टैंड सक्सेसफुली करना है, ठीक है, तो मेरा जो हाथ है अगर वो बिल्कुल इसके नीचे होगा, बिल्कुल इसके नीचे लगेगा, और हाथ में थोड़ी जान भी नीचे है, अगर हाथ मेरा बिल्कुल नीचे लगेगा इसके, राइट, बिल्कुल, अगर मैं, जैसे मैं दिखाऊं ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो हाथ है, यहाँ पे दो हाथ है, बट इनके बीच का गैप नहीं होता इतना, तो उससे फर्क नहीं आता, ठीक है। ओके, देखो, सेंटर ऑफ मास जैसे यहाँ पे, और अगर मैंने इसके नीचे बिल्कुल पकड़ रखा है इसको, राइट, इसके नीचे बिल्कुल मैंने अपने हाथ को सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, तो आई कैन से आई कैन सक्सेसफुली बैलेंस, आई कैन सक्सेसफुली बैलेंस, राइट। एक और कंडीशन होनी चाहिए कि ऑफ कोर्स ये एमजी को बैलेंस करना चाहिए, राइट, एमजी को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, जरा सुनना, ठीक है। आपको एक चीज दिख रही है कि भैया, अब हम ऐसे सोचते हैं, हैंड स्टैंड नहीं है, अरे जो भी है, मैं इसको हैंड स्टैंड बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं हाथ कहीं और लगाऊं तो क्या होगा, ऐसा सोचते हैं अगर मैं हाथ कहीं और लगाऊं तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप कहीं और हाथ लगाओगे ना, तो एक रोटेटिंग फोर्स टॉर्क जनरेट हो जाता है, टॉर्क जनरेट होगा तो क्या होगा?
इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। इम्बैलेंस क्रिएट होगा, अगर टॉर्क जनरेट होगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, गिर जाओगे, सक्सेसफुल हैंडस्टैंड नहीं कर पाओगे, हैंडस्टैंड या जो भी है सक्सेसफुल बैलेंस नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। हाँ, एमजी का टॉर्क जनरेट होगा, राइट, एमजी का टॉर्क होगा। और एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और देख पा रहे हो आई गेस बच्चों, कि तुमने एक चीज देखा हो कि अगर किसी दुबले पतले आदमी को ये करवाने जाओ, ठीक है, भले ही उसका हाथ सेंटर ऑफ मास के नीचे रखवा दो, नहीं कर पाएगा। क्यों? कोई मेरे को बताएगा क्यों नहीं कर पाएगा? उसके हाथ में दर्द होने लग जाएगा, वो झुक जाएगा, वो गिर जाएगा। पता है क्यों? सुनना जरा, मैं इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो, अगर आपको यहाँ पे एक टॉर्क रोटेटिंग फोर्स होती है, ठीक है, एक टॉर्क रोटेटिंग फोर्स होती है, मैं बताता हूँ। अभी ना वो बात तो है, वो बात तो है, बट ना क्योंकि ना जो नॉर्मल फोर्स लगेगी ना उसके हाथ पे, वो उसको दर्द देगी और वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का ये लॉजिक है, ठीक है, कि अगर जैसे कोई दुबला पतला आदमी है, राइट, ऐसा हर हर इंसान नहीं कर सकता है, ये हर इंसान नहीं कर सकता है। अब तुम कहो कि अच्छा मेरा सेंटर मास यहाँ पे है, मैं हाथ नीचे लगाता हूँ, पहली बात तो हमें सेंटर मास नहीं पता, दूसरी बात अगर मैं हाथ बिल्कुल भी नीचे लगाऊं, ठीक है, तो वो स्किल इशू हो जाएगा, ठीक है। वो बंदे का क्या है, बंदे के अंदर इतनी जान नहीं है कि उसके नॉर्मल जो हाथ पे लग रहा है ना उसको सह पाए। तो क्या होगा, एक एमजी का टॉर्क तो बन ही जाएगा, एमजी के एक नेट टॉर्क नीचे की तरफ आएगा, वो उसको गिरा ही देगा। टॉर्क एक रोटेटिंग फोर्स होती है, मैं बताइए इसको रोटेशन में डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझ लो, ठीक है। ओके, ये समझ आ गया बच्चों सबको? एक बार बताना जरा, ये बात सबको समझ आ गई? तो देखो, ये तो हो गया सक्सेसफुली बैलेंस क्रिएट करने का, राइट। अभी ना भाई बात समझ आ गई श्रेयांश? ओके, ये हो गया हमारा सक्सेसफुली बैलेंस क्रिएट करने का। भैया परफेक्ट पॉइंट पे हाथ चाहिए तब होगा। हाँ, देखो, ये हो गया हमारा सक्सेसफुली। अरे नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकता यार, ऐसे हम इंसानों में नहीं निकाल सकते सीएम, वो सीएम आपको दिया जाएगा। आप खैर, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका सीएम यहाँ पे है, मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, ठीक है, तो आपको निकालना नहीं है, तो मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। चलो देखो, अब देखो, अगर ये आई एम 6 फुट 2 इंच 90 बाइसेप कर्ल, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना, अभिनव ने कुछ लिखा है, आई एम 6 फीट, वॉट, तुम 6 फीट के हो? नहीं यार, तुमने एक बार फोटो डाली थी वो लड़की के साथ, 6 फीट के तो नहीं हो तुम, लड़की से छोटे ही थे। आई एम 6 फीट 2 इंच, वेट 90 kg, बाइसेप कर्ल 27, एक सेकंड, बाइसेप कर्ल 27 kg, मैं कर सकता हूँ हैंडस्टैंड। हाँ, वो मैंने अभिनव की स्टोरी देखी थी, ब्रैकेट में बंदे ने लिख रखा था जस्ट फ्रेंड। मेरा मैसेज जाने वाला था, बट खैर कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकना जरा, चलो देखो, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एंड मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, जरा देखना। अरे नहीं नहीं, मजाक करो, अरे मजाक करो, मजाक करो, मजाक करो, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करो। अब जरा देखना, देखना देखना देखना। अब अगर मैंने अपने हाथ, अरे यहाँ पे फोकस करना है, बेचारी की बेइज्जती करो तो। अब मैंने अगर अपने हाथ कहीं और रख दिए, राइट, लेट्स से यहाँ पे प्लेस कर दिए, या आगे करते चलो, आगे करते, राइट, ये तो आप सबने देखा ही होगा, राइट। अगर मैं आगे हाथ प्लेस करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक टॉर्क फोर्स जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, यहाँ से ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, यहाँ पे एमजी लग रहा होगा। तो एक रिजिड बॉडी में एक टॉर्क फोर्स होती है, राइट, जो इसको रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ऑलराइट, अरे तुमने एक बार स्टेटस पे डाला था तो मैंने बस वही से देखा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बताओ कि यहाँ पे सक्सेसफुली बैलेंस हो पाएगा क्या? नो, कैन नॉट बैलेंस इटसेल्फ। टॉर्क कैन नॉट बैलेंस इटसेल्फ, टॉर्क मैं पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, कहाँ रहते हो यार, बोला तो अभी पढ़ाऊंगा मैं। एक सेकंड नजर मेरे को, कैन नॉट बैलेंस इटसेल्फ, राइट। टॉर्क क्यों जनरेट होगा, थोड़ा रिपीट कर दो चेतन ने, अभी टॉर्क पे नहीं जाना, बट टॉर्क हर हर फोर्स का एक टॉर्क होता है, ठीक है, हर एक फोर्स का टॉर्क होता है, उस बताइए, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे रोटेशन में, वो स्पेशल फोर्स मतलब एक टाइप ऑफ रोटेटिंग फोर्स होता है जो बॉडी को रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टॉर्क जनरेट नहीं होता, टॉर्क लाइक जैसे अगर मैं बात करूँ, राइट, टॉर्क कोई नई फोर्स नहीं यार, ये लाइक फोर्सेस के अंदर आता है, राइट। कुछ स्पेशल फोर्सेस जो ऐसे एक्ट करते हैं, उन फोर्सेस को टॉर्क फोर्स बोल देते हैं, कि वो इसका टॉर्क निकालो, एमजी का टॉर्क निकालो, या इसका टॉर्क निकालो, ऐसे होता है। नहीं, टॉपलिंग जैसा नहीं, हाँ सेंटीमीटर जैसा, राइट, सेंटीमीटर, हाँ, एफ क्रॉस आर होता है। हाँ, हाँ, घुमाने के लिए टॉर्क होता है, राइट। रोटेटिंग फोर्स नहीं यार, जो फोर्स रोटेट कराने की रिस्पॉन्सिबल होती है। चलो आगे बढ़े, इतनी इतनी कहानी क्लियर है, सक्सेसफुली बैलेंस। एंड सेकंड वाले पार्ट में हम सक्सेसफुली बैलेंस नहीं करा सकते, कैनॉट बैलेंस सक्सेसफुली, वेट इटसेल्फ क्यों लिख दिया मैंने। इतनी इतनी कहानी सबको समझ आ गई, सेंटर ऑफ मास का यूज एंड एवरीथिंग? बताओ। अ, पंखा जब ऑफ कर दे तो घूमता रहता है, बेस्ट एग्जांपल है। यस, ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। सेंटर ऑफ मास अब हम थोड़ा बहुत समझ गए, ठीक है, और मैंने तुम्हें रीजन भी बता दिया
कि सेंटर ऑफ मास क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इस पूरे पूरे चैप्टर में ना मोमेंटम्स को बहुत डील करेंगे, राइट। पूरे चैप्टर ही मोमेंटम बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार हम मोमेंटम, क्योंकि अभी हमने मोमेंटम पे बात नहीं की, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो एक बार जरा मोमेंटम में झाग आते हैं, ठीक है। मोमेंटम में होता क्या है, बहुत छोटी चीज है, देखना जरा। मोमेंटम, देखना। मोमेंटम, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा तुमने? देखो, सिंपल है। जैसे हम पे एक पार्टिकल है, राइट। लेट्स से कोई भी पार्टिकल है ऑफ मास m, एंड ये, इस पे वी वेक्टर है कोई, राइट। वेलोसिटी वेक्टर है, किसी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने वी वेक्टर बोल दिया तो तुम्हें अंडरस्टूड है कि ठीक है, कोई वेलोसिटी हमें नहीं पता और नहीं पता करना। तो अगर मैं इसका मोमेंटम लिखने जाऊँ, लाइक लेट्स से पार्टिकल p है, अगर मैं इसका मोमेंटम लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा मैं? m इंटू वी वेक्टर, सिंपल इज दैट, ठीक है। ये ऐसे मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। आई गेस बचपन में पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, बट वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा, राइट। वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ ही लिया होगा ना, कभी ना कभी। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसको मोमेंटम नहीं पता, है ना। ठीक है, हाँ पढ़ा है, राइट। हाँ, नाइन्थ में पढ़ा होगा, राइट। और मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? बिकॉज ये वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। स्केलर इंटू वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है मोमेंटम में हमें, ठीक है। ऑलराइट। तो अ, ठीक है, अब जरा देखते हैं, जरा सुनना। हम पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे। आज ना पूरे दिन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही किया है। 10th वाले बच्चों को कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ाया आज पूरे दिन बैठ के। अच्छा, तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग के लिए मैं एक वो रख दूंगा कि अगर तुम लोग को 11th का बैच भी लेना है, तुम में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा कि चलो देखते हैं 11th में डिटेल में कैसे पढ़ाते हैं। ये भी डिटेल्ड है, बट एक वो होता है ना कि बिल्कुल खींच खींच के। तो मैं लाइक आई गेस 200 प्राइस समथिंग रहेगा तुम लोगों के लिए। वो ऐप चार्जेस होगी, बाकी जो होगा, बाकी तुम लोग के लिए मैं 94% ऑफ दे दूंगा। देखना जरा। लेट्स हम पे पार्टिकल नंबर 1 है यहाँ पे, एंड पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे है, ठीक है। लेट्स से ये V1 वेक्टर है मेरा, और ये M1, ठीक है। ये M2 है, एंड ये V2 वेक्टर है। कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये V2 वेक्टर यहाँ पे, ये V2 वेक्टर यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट। तो अगर मैं मोमेंटम ऑफ 1 निकालना चाहूँ, तुम लोग की चैट का गायब होगी। अच्छा अच्छा, ठीक। 11th की 12th, 11th यार, 11th। 12th तो भाई जेब खाली हो जाएगी। 12th नहीं कर पाऊंगा, 11th। 11th में फ्री, ऑलमोस्ट फ्री रख सकता हूँ, लाइक तुम लोगों को अगर चाहिए तो। बाकी कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं को, देखना जरा। अच्छा, अगर मैं मोमेंटम ऑफ 1 लिखने चाहूँ, मोमेंटम ऑफ वन, क्या लिखूंगा? M1 इंटू V1, सिंपल दैट। अगर मैं मोमेंटम ऑफ 2 लिखना चाहूँ, क्या आएगा? M2 इंटू V2 वेक्टर, सिंपल दैट, ठीक है। ऑलराइट। तो ये तो खैर बेसिक बेसिक चीज है, ये तो हमें आता ही है, राइट। ये तो हमने कर ही लिया, ठीक है। ऑलराइट। अब अगर मैं बोलूँ, अ, उतना टाइम नहीं मिलेगा शायद 12th में। यार ये 90% का मैसेज क्यों आ गया मेरे पे? एक सेकंड रुकना जरा, एक ना मैं डाटा से कर रहा हूँ स्ट्रीम। चलो कोई नहीं, 1 GB का है। हाँ पूरे सिस्टम का वेक्टर एडिशन ही होगा। नहीं नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, चलो कोई नहीं। अरे मैंने 1 GB का एक्स्ट्रा डाटा डलवाया है। चलो देखो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रिलेटिव मोमेंटम की, जरा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। ओके। अब जरा लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल में बैठा हूँ और मैं दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम निकालना चाहता हूँ, दूसरे पार्टिकल का मैं मोमेंटम निकालना चाहता हूँ किसी भी पार्टिकल पे बैठ के, किसी पार्टिकल पे बैठ के, ठीक है। तो देखते हैं इसका करेक्ट वे क्या है, राइट। हाँ, मोमेंटम इज रिलेटिव एज वेलोसिटी टू, यस डेफिनेटली, ठीक है। अब लेट्स से कहाँ पे बैठे हैं बताओ? 1 पे बैठे, 2 पे बैठे? मैं 2 पे बैठूंगा, यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, मैं 2 पे बैठ जाता हूँ, ज्यादा बेटर मेरे लिए, ठीक है। 2 पे बैठ गया, मैं 2 पे बैठ गया, ठीक है। और इसके इसका कोई डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। अब ये क्या हो गया? V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर। इसी को हम वी रिलेटिव वेक्टर बोल देते हैं, इसी को हम वी रिलेटिव वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, CM फिर हम नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा। चलो देखो। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, तो हमने क्या किया, हम 2 पे बैठे और हम 1 का मोमेंटम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको वैसे फॉर्म में लिखूं, राइट, जो हम लिखते थे रिलेटिव मोशन, मोमेंटम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी,
नहीं नहीं, मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू लिखने वाले थे ना। मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, राइट। कैसे लिखते थे इसको? मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखते थे। तो व्हाट इज मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? m1 v1 वेक्टर माइनस व्हाट इज मोमेंटम ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? m2 v2 वेक्टर। समझ के बात को? ठीक है। बट ये हो जाता है गलत, राइट। ये हो जाता है आपका गलत, ठीक है। अब लेट्स सी कि इसमें गलती क्या है, राइट। एक बार हम देखते हैं इसमें गलती क्या है, ठीक है। ओके। अब जरा मेरे को बात बताओ, हम मोमेंटम की डेफिनेशन से चलते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जब मैं टू पे बैठा हूँ, जब मैं m2 पे बैठा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं m1 का मोमेंटम लिखना चाहता हूँ तो मेरे को क्या चाहिए? एक पे m1 का मास चाहिए और टू पे बैठ के जो m1 की वेलोसिटी है वो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। ओके। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ मोमेंटम ऑफ वन रिस्पेक्ट टू टू था ना, हाँ। मोमेंटम ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो कैसे लिखूंगा जरा बताना। मास ऑफ किसको देख रहा हूँ? मोमेंटम ऑफ वन, वन को देख रहा हूँ ना, ठीक है। तो मास ऑफ वन विच इज m1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ m1 व्हेन यू आर सिटिंग ऑन m2, वेलोसिटी ऑफ m1 व्हेन यू आर सिटिंग ऑन m2, ठीक है। तो क्या आ रहा है देखो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, यही आ रहा है। जब आप m2 पे बैठे और m1 को देख रहे हो तो इसकी क्या वेलोसिटी है? v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ठीक है। ओके, सो दिस इज करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव मोमेंटम। दिस इज करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव मोमेंटम। बात समझ आ गई? m1 v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, राइट। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव मोमेंटम। ओके, इतनी इतनी बात सबको समझ आ गई क्या? जवाब बताओ। ऊपर का वे क्यों गलत है? अरे वो तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है। ओके, एक सेकंड रुकना जरा, ये नेट का इशू आ रहा है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ चलो ठीक है, इतने देर चार्जिंग पे लगा दो। पर भैया वी वन माइनस वी टू इज वी रिलेटिव ना, तो वी वन के लिए वी रिलेटिव प्लस वी टू होगा ना। अरे सौम्या, क्या क्या बोल रहा है? जब मैं टू पे बैठा हूँ वी वन को देख रहा हूँ तो क्या वी वन माइनस वी टू नहीं होगा वी रिलेटिव? हाँ, वी रिलेटिव लेना चाहिए था, राइट। वी रिलेटिव लेना चाहिए था, और हमने मास को एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, हमने M2 वाले मास को एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया अजिंक्य। ऊपर वाले में हमने M2 को जबरदस्ती एड ऑन कर दिया, तुम अगर ध्यान से देखो। हाँ वही वही, मास हमारा रिलेटिव नहीं है ना, मास हमारा कांस्टेंट है यहाँ, इसी वजह से। ओके, जरा देखना, ठीक है। इतनी कहानी होगी, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही लिखने का ट्राई करूँ यार। इसको ऊपर ही लिख लेते हैं जरा, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। यही पे लिख देते हैं, ठीक है। ये करेक्ट है एंड ये रॉन्ग। करेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम सेंटर हमारा डिफाइन करने में चलते हैं, ठीक है। ओके, देखना जरा, हम पे क्या है, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना। एक सिस्टम ऐसा कंसीडर करो, राइट। सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टम ऐसा कंसीडर करो जिसमें एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है, ठीक है। जरा एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, देन हम उसको डिराइव करते हैं, ठीक। ओके, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, ऑफ एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल जो एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और उन पे बाहर से भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। ओके, विद मासेस, विद मास, राइट। उन सब पार्टिकल्स का मास है m1 m2, ऐसी मास है, ठीक है, सबके m3 m4, राइट। पार्टिकल नंबर वन का मास m1 है, पार्टिकल नंबर टू का मास m2 है, ऐसे ही करते करते पार्टिकल नंबर n का मास mn, ठीक। ऑलराइट, और आपको जो द पोजीशन ऑफ जेथ पार्टिकल, राइट, एक पार्टिकल आएगा जेथ टर्म का, द पोजीशन ऑफ जेथ पार्टिकल इज आरजे, द पोजीशन ऑफ जेथ पार्टिकल इज आरजे, ठीक है।
ऑलराइट, अच्छा मेरे को बात बताओ कि सबको इतनी बात पता है कि नेट फोर्स किसी बॉडी पे किसके बराबर होता है? डीपी वेक्टर बाय डीटी के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर होता है। इतनी बात सबको पता है? किसी बॉडी पे नेट फोर्स हमने डिराइव वहीं से किया था ना, फिर हमने मोमेंटम को m इंटू वी वेक्टर लिखा था, देन m को बाहर ले लिया था, देन dv वेक्टर बाय dt, तो ए एक्सेलरेशन बन गया था। ठीक है, हाँ हाँ, एनएलएम के फर्स्ट लेक्चर में, राइट, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं जरा ध्यान से सुनना, ओके, एंड आपको ये भी गिवन है कि जो जेथ पार्टिकल है, हम जेथ पार्टिकल को बार बार किस लिए बोल रहे हैं, जरा सुनना, ठीक है। द फोर्स ऑन जेथ पार्टिकल में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, द फोर्स ऑन जेथ पार्टिकल इज एफ जे, ठीक है, इज एफ जे, ठीक है। अच्छा हमको बात बताओ, अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ जेथ पार्टिकल का, अगर मैं मोमेंटम लिखना चाहूँ और ऑफ जेथ पार्टिकल, सुनना जरा, मोमेंटम ऑफ जेथ पार्टिकल, ठीक है, तो क्या इसको मैं एम जे इंटू आर जे डॉट लिख सकता हूँ? बताओ। जो डॉट है ना, फर्स्ट डिफरेंशियल को कि हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो डॉट है कि डी आर डी टी को रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है, ओके। तो क्या लिख सकता हूँ मैं मोमेंटम को? एम इंटू वी होता है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, एम जे इंटू आर जे डॉट। बताओ, लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, टाइम डेरिवेटिव, राइट, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। अब देखो, अब आपको एक बात पता है कि जेथ पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा? मोमेंटम ऑफ जेथ पार्टिकल बाय टाइम डीपी जे बाय डी टी के बराबर होगा। बताओ, कोई भी डाउट है बीच में रोक देना, ठीक है, कोई भी डाउट है बीच में रोक देना, ठीक, इसके बराबर होगा। बताओ बताओ फटाफट। अब देखो, ये जो आप पे जेथ पे जो फोर्स लग रही है ना, इस फोर्स में क्योंकि एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है, राइट, इस जो जेथ फोर्स जेथ वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, राइट, इंटरैक्टिंग पार्टिकल मतलब कुछ ना कुछ फोर्स इंटरनल होगी, कोई कोई फोर्स उस पर एक्सटर्नली लग रही होगी, राइट, कुछ फोर्स वो जो एन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है उनकी वजह से लग रही होगी, कुछ फोर्स बाहर से लग रही होगी, ठीक है। तो इसमें दो फोर्सेस को हम डिवाइड कर सकते हैं जेथ में, एफ जो एफ जे है, इनको दो में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, एक तो एफ जे इंटरनल और एक एफ जे एक्सटर्नल, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो देखो बस मैंने डिवाइड कर दिया इनको, एफ जे इंटरनल प्लस एफ जे एक्सटर्नल, राइट, ये किसके बराबर होगा? ये डीपीजे बाई डी टी के बराबर ही होगा, इसी के बराबर होगा। देखिए क्या बात, ठीक है। अब ये तो मैंने जेथ पार्टिकल के लिए लिखा है, अब ये तो मैंने जेथ पार्टिकल के लिए लिखा है, ठीक है। ऐसे ही आप 1 2 लेके एन तक ऐसे ही लिखोगे? बताओ, अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहो इसको, तो कैसे लिखोगे? एफ वन जे, सॉरी एफ वन कह रहा हूँ, एफ वन इंटरनल प्लस एफ वन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी वन बाई डी टी, ऐसे, है ना? ऐसे कंटिन्यू 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 टिल एफ एन इंटरनल प्लस एफ एन एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डी पी एन बाई डी टी, ऐसे लिखोगे? बताओ। ये क्या किया वापस समझाओ, एक बार रुक जाओ, समय मेरे को पूरी डेरिवेशन करा दो, तो फ्लो टूट जाएगा, तो आप पूरी डेरिवेशन करा दो, देन मैं बता दूंगा, ठीक है, कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है, ओके। तो अगर मैं इसको समीशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, जरा देखो लेफ्ट, अगर मैं बस इस पे ध्यान दूं, जरा देखना, इस पे, इस पे, अगर बस मैं इस पे ध्यान दूं, क्या मैं इसको समीशन ऑफ एफ आई इंटरनल लिख सकता हूँ? बताना जरा, इसमें किसको डाउट कि मैं इसको समीशन ऑफ एफ आई इंटरनल क्यों लिख सकता हूँ, जहाँ पे आई को मैं 1 से n तक वेरी करा सकता हूँ, आई को मैं 1 से n तक वेरी करा सकता हूँ, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, राइट, इतने बड़े को लिखने से बढ़िया मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समीशन के फॉर्म में, समीशन एफ आई इंटरनल, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, राइट। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको, इसको क्या लिख सकता हूँ? समीशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, राइट। और ये किसके बराबर होगा मेरा? ये किसके बराबर होगा? समीशन ऑफ डी पी आई बाई डी टी, आई वेरी फ्रॉम 1 to n। बताइए, ये जो मैंने फॉर्म लिखी, ये जो मैंने फॉर्म लिखी, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? ये जो मैंने फॉर्म लिखी, क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं? ओके। अब आपको एक चीज पता है कि भैया अगर मैंने एक एन इंटरैक्टिंग बॉडीज लिया, राइट, जैसे एन इंटरैक्टिंग बॉडीज लिए, ठीक है, ओके, और इनको सिस्टम बना है, राइट, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें पता है इसमें नेट इंटरनल फोर्स क्या होती है? नेट इंटरनल फोर्स क्या होती है? जीरो ही होती है,
नेट इंटरनल फोर्स क्या होगी? जीरो ही होगी। इंटरनल फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट। जब आप समीशन करोगे सबका, राइट, एनएलएम में पढ़ा था, राइट, जब आप समीशन करोगे सबका तो एक क्वांटिटी प्लस में आएगी, एक माइनस में आएगी, तो दोनों कट जाएगी, राइट। तो हमारा जो समीशन ऑफ एफ इंटरनल आएगा ये तो हमेशा जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्वांटिटी बची मेरे पे देखो, समीशन ऑफ एफ आई एक्सटर्नल आई वैरी फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू, आपने ऊपर में एफ को पार्ट क्यों किया एक्सटर्नल और इंटरनल में, सौ में, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एफ लिया है ये इस पे नेट फोर्स लिया, राइट। अब नेट फोर्स तो दो में डिवाइड होगी ना, हमने उस जेथ पार्टिकल पे नेट फोर्स लिखा है। अब जेथ पार्टिकल पे कौन कौन सी सोर्सेस है फोर्स के, एक तो बाहर से लग रहा होगा और एक अंदर से लग रहा होगा। ओके, अब जरा देखना, एक सेकंड रुकना, जरा एक सेकंड रुक जाओ, जिनके मैं पढ़ लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। क्या लिख सकते हो इसको आगे, समीशन ऑफ डी पी आई बाई डी टी आई वेरी फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूँ क्या इसको? एंड क्या इसको मैं, इस लेफ्ट वाली टर्म को, क्या मैं एफ एक्सटर्नल लिख सकता हूँ? एफ एक्सटर्नल बताओ, एफ एक्सटर्नल, टोटल एफ एक्सटर्नल बोल दिया ना, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, लेफ्ट वाली को जरा बताओ, हाँ ना बोलते रहो, लिख सकता हूँ। F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल प्लस F3 एक्सटर्नल प्लस F4 एक्सटर्नल, ये क्या आएगा? F एक्सटर्नल, राइट। इसको ऐड किया टोटल में क्या आएगा? F एक्सटर्नल, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है मेरे? डी पी आई बाई डी टी, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ऑल राइट। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब जरा देखो, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं, तुम्हें पता है कि एफ फिजिकल एम एम, ये जो एफ होता है मेरा नेट फोर्स होता है, राइट। ए को जो एक्सेलरेशन होता है, क्या इसको मैं आर का डबल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ? डबल डॉट लगा दिया, मतलब डबल डेरिवेटिव है, राइट, लिख सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ जरा फटाफट, देख सकता हूँ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अरे रिक, किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स तो जीरो ही होगी ना मेरी, रिक, किसी भी सिस्टम में मेरी जो इंटरनल फोर्स होगी वो तो जीरो ही होगी ना दोस्त। क्या प्रॉब्लम है जी, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पूरे सिस्टम का वेरिएबल मास, अरे वेरिएबल मास की बात ही नहीं कर रहे हो अजिंक्य, वेरिएबल मास की क्या बात कर रहे हो? वेरिएबल मास की बात नहीं कर रहे दोस्त अभी हम, तो वो आपने कंडीशन नहीं लिखा, अरे यार भी हम, भाई मेरे सुन, हमारे जब हम पढ़ रहे हैं इसको तो वेरिएबल मास हमारी कंडीशन बनेगी, पर चल ठीक है, मैं तेरी कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ, ले ले, मास इज कांस्टेंट, ठीक है, ओके, हैप्पी? अरे यार, रुको, हम्म, खुश, बाय गॉड, ओके, इतनी इतनी बात सबको दिख गई क्या? ओके, चलो, क्या डाउट है? डाउट क्या आ रहा है किसको? भैया, तो कैन बी से दैट टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इन यूनिवर्स आर इवन, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इन यूनिवर्स आर इवन, किस बेसिस पे बोला जिनके इसको, कि यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ना मास जा सकता है ना मास आ सकता है, मास इज कांस्टेंट, इस बेसिस पे बोला? एक्शन रिएक्शन में, हाँ, क्योंकि अगर, यस यू कैन से, यस, मेरे हिसाब से यस। सर ये लास्ट वाले एक बार बता दीजिए, एम डबल आर डॉट, अरे रितम, यहाँ पे आर एक, यार इसमें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है तुम लोगों को, बाय गॉड, रुक जाओ फिर, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, इसको शॉर्ट मेथड से डिराइव करो, रुको, रुक जाओ यार, पूरा हर स्टेप में डाउट आ रहा है, रुको, इसको थोड़ा फिर इजीली डिराइव करा दो, सुनना जरा, लेट्स से यहाँ पे एन पार्टिकल है, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ, सुनो, लेट्स से यहाँ पे एन पार्टिकल्स है, ये तीन बना दिया और ये एनथ पार्टिकल यहाँ पे,
सुनना। हाँ मजा, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। कोई बात नहीं यार, अब ड्रिल अब कर ही दिया मैंने, सुन रहा हूँ, अब जरा सुन लो। M1, M2, M3 एंड Mn। अब जरा रुक जाओ, एक बार मैं चार्ट ही ऑफ कर दूं यार, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगी। रुक जाओ। हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब चार्ट ऑफ है। अब जरा मेरे को ध्यान से एक डिराइव कराना है, बीच में 2-2 मिनट में डाउट पूछ लो, रुक जाओ। सुनना जरा, ठीक है। M1, M2, M3, Mn, ठीक है, ऐसी n पार्टिकल्स है। अगर आप इनका पोजीशन वेक्टर लिखने जाओ, तो ये R1 वेक्टर होगा, ये R2 वेक्टर होगा, ये R3 वेक्टर होगा, और ये Rn वेक्टर होगा। समझ गए बात को? Rn वेक्टर, ये R3 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, एंड ये R1 वेक्टर, ठीक है। और लेट्स से इनकी वेलोसिटीज है अपनी अपनी, राइट। यहाँ पे V1 है, और इसका एक्सेलरेशन भी चलो कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लो। इसका V2 है और एक्सेलरेशन यहाँ पे A2 है, राइट। इसका M3 है, इसका V3 है सॉरी, और इसका एक्सेलरेशन भी यहाँ पे, ठीक है। इसका Vn यहाँ पे और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे, ओके। क्या है हमारा V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर एंड Vn वेक्टर, ठीक है। एंड यही हमारी मतलब यहीं पे फोर्सेस लग रही है, यहीं पे सब कुछ है, ठीक है। मतलब हर पार्टिकल पे F1 F2 F3 ऐसे लग रहा है, ठीक है। हर पार्टिकल पे ऐसे F1 F2 F3 लग रहा है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ओके। तो मैंने एक चीज लिखवाई थी तुम्हें जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे, कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है, जस्ट बिकॉज हम वहां पे पॉइंट पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने सेंटर ऑफ मास किसी भी पार्टिकल वो खुद ही होता है, तो हमें बार बार एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास, सेंटर मास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर अब क्योंकि अब हम यहाँ से हम थोड़ी बहुत रिजिड बॉडीज की बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन से, तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है, वो उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है। एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ दैट बॉडी के बराबर होता है, ठीक है। बात समझा दी? ओके, ठीक है। ये आई गेस बताया था, राइट, पहले भी बताया था कि एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास होता है, राइट। एम इंटू एम क्या होता है, उस बॉडी का मास, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास, राइट, उस बॉडी का जो सेंटर मास है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी मिल जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ओके। अब मेरे को बात बताओ कि यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। M1 M2 M3 ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स है सारे, ठीक, ओके। अब मैं जरा देखना, मैं करने के बाद जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हम सेंटर मास ही डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ सेंटर मास ये सब डिराइव कर रहे हैं। अब तुम जानते हो, तो ये यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा इन सब के बीच में, राइट। इनकी मैं एक बार बाउंड्री बना दूं, इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही, राइट, इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर मास बोल सकते हैं इन डिस्क्रीट पार्टिकल्स। एक बार हाथ खड़ा कर दो जिन लोगों को इसमें कोई डाउट है, एक बार हाथ खड़ा करो जिन लोगों को इसमें कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा जिसका मास क्या होगा, M1 + M2 + M3 + M4 टिल Mn। यही डेफिनेशन लिखवाई थी सेंटर मास की, कि अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम एज कंसंट्रेटेड, राइट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम सेंटर मास बोलते हैं, इसका मास क्या होगा, M1 + M2 + M3 टिल Mn। यही होगा, यही होगा, बताओ, यही होगा, फटाफट बताओ, यही होगा, ठीक है। अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ, जरा सुनना, ठीक है। अगर मैं नेट फोर्स वेक्टर लिखना चाहूँ, तो क्या ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर टिल Fn वेक्टर होगा? ओके, अब आपको पता है किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होता है, किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, यही होता है। और F1 वेक्टर क्या होगा, M1 × A1 वेक्टर प्लस M2 × A2 वेक्टर टिल Mn × An वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम पे एक डेरिवेशन आ गया, कितना आसान था, राइट, वो टफ था थोड़ा। इसकी डेरिवेशन आ गई क्या, एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है M1 × A1 वेक्टर प्लस M2 × A2 वेक्टर टिल Mn × An वेक्टर, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी,
m1 प्लस m2 टिल mn। अच्छा ये डेरिवेशन जिसको क्लियर है एक बार हाथ खड़ा कर दो। राइट, अब आप इसको डिफरेंशिएट करते रहो, मतलब सॉरी इंटीग्रेट करते रहो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास को क्या लिख सकते हो, डीवी वेक्टर ऑफ सेंटर मास बाय dt, ऐसे लिख सकते हो। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो ना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास को, डीवी वेक्टर cum बाय dt, राइट, इज इक्वल्स टू m1 a1, ये कर लो अब, ठीक है। a1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो अब, dv1 वेक्टर बाय dt लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही ऐड करते करते mn इंटू dvn वेक्टर बाय dt डिवाइडेड बाय टोटल मास m, ठीक है। अब dt को वहां पे भेज दो, dt dt कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तब पे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस वही निकालने जा रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर मास आप पे आएगा, वो क्या आएगा, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर टिल mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। ठीक है क्या ये बात, ऑलराइट। अब सेम अगर आप पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास निकालना चाहो, आर वेक्टर ऑफ सीएम, ठीक है, तो सेम पैटर्न फॉलो करेगी। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर टिल mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टिल mn। ठीक है क्या बच्चों, ऐसी। और अगर ऐसी आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास निकालना चाहो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास क्या होगा, आर सी एम इनिशियल माइनस आर सी एम फाइनल, राइट। तो इसको जब माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेथड, राइट। ये भी सेम ही आएगा, m1 इंटू डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 वेक्टर प्लस टिल टिल mn इंटू डेल्टा rn वेक्टर बाय टोटल मास टिल mn, ठीक है, ऑलराइट। एक बार जरा मैं चैट ऑन कर दूं, डेरिवेशन कंप्लीट होगी, मैं चैट ऑन कर दूं, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, नाउ यू कैन चैट, यस, अब चैट कर सकते हो, ठीक। तो डेरिवेशन सबको समझ आ गई। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, बैटरी डेड होने वाली, रुक जाओ, एक सेकंड रुकना जरा, फोन की बैटरी डेड हो जाएगी, चैट नहीं कर पाऊंगा। हाँ अब बोलो कहाँ स्क्रॉल करना है, ये लो, ये लो, ये हमारा होगा आर सी एम, ये आर वेक्टर ऑफ सी एम। और ये जो फॉर्मूला है, अरे जिनके एफ किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन सेंटर मास के बराबर ही होता है ना, ये तो बताया था मैंने जब एनएलएम पढ़ाते हैं। एनएलएम की वीडियो जाके देख लेना, एनएलएम लेक्चर 1 में यही बताया था कि किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स वेक्टर होता है वो एम इंटू एसीएम वेक्टर के बराबर होता है, यही तो प्रॉपर डेफिनेशन है। हाँ डिफाइंड है, डिफाइंड है। एक बार एनएलएम का लेक्चर में 1 जाके देखना ना, एक बार लेक्चर में 1 जाके देखना, तुमने अटेंड नहीं किया था क्या वो लेक्चर। मैंने बोला था कि अभी के लिए हम सीएम नहीं लिख रहे, जस्ट बिकॉज हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, वहां पे हम रिजिड बॉडी से बात नहीं कर रहे थे, तो वहां पे पार्टिकल का सेंटर मास खुद ही होता है वो, अब वो अपना अपनी सेंटर मास होता है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है बार बार, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, तो ये है आपकी कहानी। अच्छा किसी को डेरिवेशन में डाउट है, तो पीरियड डेरिवेशन भी एक बार बता दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा यार, बाद में बताऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमसे, पूरा लेक्चर वो उसमें चला जाएगा, वरना एक एक चीज बतानी पड़ेगी उसमें ना, खैर वो डॉट वॉट वगैरह कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, कभी कराया नहीं ना इसीलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो जितने भी फॉर्मुलेज है, ये जितने भी फॉर्मुलेज है डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। आपने देखा कि यहाँ पे हमने m1 अलग लिया, m2 अलग लिया, m3 अलग लिया, mn अलग लिया, ये कॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स के लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एक कॉन्टिन्यूस बॉडी होती है हम पे, जैसे एक रॉड है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मुला नहीं लगाओगे। अच्छा मेरे को बात बताओ, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, रितम मैं बाद में बता दूंगा कभी, एंड में बता देना, ठीक है, जब सेंटर मास बताऊंगा मैं एक बार वापस डेरिवेशन बता दूंगा वाली। क्या ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताना, समीशन एम आई डॉट ए आई डिवाइडेड बाय समीशन एम आई आई वेरी फ्रॉम 1 to n, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, समीशन एम आई बी आई डिवाइड बाय समीशन एम आई आई वेरी फ्रॉम 1 to n, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ठीक। इसको भी क्या ऐसे लिखता हूँ, समीशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समीशन एम आई
आई वेरी फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख सकता हूँ राइट। इन इन तीनों को ऐसे भी लिख सकता है ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है, इनको समीशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये कब वैलिड है? ओनली फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जब पे M1 अलग से है, M2 अलग से, M3 अलग से, ठीक है, तभी ये सारी फॉर्मुलेस वैलिड है। वरना यहाँ पे समीशन की जगह बस इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो अभी अब डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इतनी कहानी सबको समझ आ गई? बताओ जरा एवरीवन, इतनी कहानी सबको समझ आ गई थी? ठीक है, इतनी कहानी सबको समझ आ गई ना? ठीक है, ओके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एक डिफाइंड क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मास मोमेंट। सुना जरा, ठीक है, मास मोमेंट। मास मोमेंट, देखना जरा, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑलराइट, एक बार इसका डेफिनेशन लिख लो। इट इज द, इसमें बाइट से लिख लेता हूँ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट about which mass moment is taken, about which mass moment is taken। हाँ, लिख लिखते हाथ दर्द हो गए, बाय गॉड। इज टेकन, जरा ध्यान से सुना, ठीक है, इतनी खैर इसमें कुछ है नहीं इतना, बस खत्म ही हो गया मास मोमेंट, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं, जरा सुनना, जैसे हम पे कोई पॉइंट पी है, और हम पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में हम पे मास है, या एक मास पड़ा हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट गलत वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम पे बस एक मास पड़ा हुआ है, एक मास M है, जरा ध्यान से सुना, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, कोई भी पॉइंट पी है, हमें उससे मिलने वाला नहीं, एक पॉइंट पी है हम, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक आर वेक्टर ड्रॉ करें, राइट, तो हमारे ये आएगा हमारा आर वेक्टर, राइट, ये आएगा हमारा आर वेक्टर, ठीक है। ओके, अगर मेरे को मास मोमेंट बताना है ऑफ दिस मास M विद अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? इसका मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, राइट, इसका मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो इस क्वांटिटी को, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मास मोमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? मास मोमेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ऐसे डिफाइन किया गया, हमने इसको डिफाइन किया इसको ऐसे, ठीक है। आई थिंक उसमें मत जाओ, उसका लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जरा एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये चाहे तो तुम डिराइव कर लो, मैं डिराइव नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, चाहे तो उसको डिराइव कर लो। मास मोमेंट, देखो जैसे तुम पे एन पार्टिकल, जरा सुनना, ठीक है, सुनना जरा मेरी बात, जैसे तुम पे एन पार्टिकल, ठीक है, ये तुम डिराइव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं करा नहीं रहा, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। रिजल्ट क्या कहता है कि जैसे हम पे एन पार्टिकल है, ठीक है, इनका कोई ना कोई सेंटर मास होगा, चलो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स टेक 2 3 पार्टिकल्स, राइट, 3 पार्टिकल्स हम पे, इनका कोई ना कोई सेंटर मास होगा, ठीक है। अगर आप उस सेंटर मास पे बैठ के हर एक पार्टिकल का मास मोमेंट को निकालो, और उन सबको ऐड कर दो, और उन सबको ऐड कर दो, तो आपको नेट आंसर 0 मिलने वाला है, ठीक है। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे भी करेंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, होती तो मैं करा देता, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ट्रायंगल ऑफ एक्सटीडियशन लगेगा, वो हो जाएगा उससे, ठीक है। मैं यहाँ पे कराना नहीं चाहता, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। मैं ना, क्या है, सेंटर मास का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराना चाहता हूँ स्किप, क्योंकि ये थोड़ा वैसा पार्ट है, लाइक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार मैं इसको लिखवा लूँ। मास मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, समीशन ऑफ, सॉरी, समीशन ऑफ mass moment of particles with respect to center of mass is always zero, is always zero, ठीक है। इतनी बात समझ आई?
ओके। हाँ, समीशन ऑफ मास मूवमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलराइट। ठीक। तो इतनी चीजें हमने कवर कर ली है। ठीक। ओके, तो इसके ऊपर थोड़े बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि चार पार्टिकल दे देगा आपको, उसकी लोकेशन दे देगा आपको, एक्सियम निकालना होगा, वाई सीएम निकालना होगा, जेड सीएम निकालना होगा। तो उसके ऊपर एक दो सवाल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो बहुत बेसिक पार्ट है। जरा देखना, सुनना जरा। जैसे लेट्स से हमारा यहाँ पे ऑरिजिन सिस्टम है, एंड वी हैव थ्री फोर पार्टिकल्स। पार्टिकल नंबर 1 यहाँ पे, पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे, एंड पार्टिकल नंबर 3 यहाँ पे। जैसे चार ले लो, एक काम करो, इनिशियली चार ले लो यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,4। सॉरी, 2,4 कह रहा हूँ, 2,0। इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,4, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, एक सेकंड वेट, नॉट 4,4, 0,4। ठीक है। अच्छा, अब इन सबका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास भी होगा। आपसे कह रहा है फाइंड सीएम, फाइंड एक्सयूएम वाई सीएम, फाइंड एक्सयूएम एंड वाई सीएम ऑफ कंप्लीट सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा, एक चीज मैं लिखाना भूल गया, एक चीज मैं लिखाना भूल गया। अच्छा, मास नहीं दिया। अच्छा, लेट्स से सबका मास, इसका मास m, 2m, 3m, 4m। अच्छा, एक चीज और लिखाना भूल गया मैं, कि यहाँ पे जब आप ये कर रहे हैं ना, जब आपने आर वेक्टर ऑफ सी एम निकाला है, ठीक है, तो आप इसको तोड़ भी सकते हो। आप इसको तोड़ भी सकते हो। आपको पता है कोई भी आर वेक्टर क्या होता है? x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k कैप, है ना? तो अगर आपको एक्सीएम निकालना है, एक्सीएम अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, तो उसका भी अलग से बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है। m1 x1 वेक्टर, सॉरी m1 x1 वेक्टर क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, वेट, वेक्टर की जरूरत नहीं, वेक्टर तो ऑलरेडी हो गया ना। एक्सीएम क्या होगा मेरा? m1 x1 प्लस m2 x2, मतलब यही होगा। ठीक है, आप समझ गए क्या? समीशन ऑफ m1 x1 बाय समीशन ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होगा। समझ गए बात को? तो बस इसका एक्सट्रीम निकालना है। फटाफट बताओ। अरे सेम मास नहीं है चाचा, m2m3m4m है, सेम मास नहीं है। हाँ, मास अलग है ना, m2m3m4m गिवन तो है। करो फटाफट। कैसे करोगे यार? देखो, एक्सयूएम निकालना है, एक्सयूएम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या होगा फॉर्मूला? m1 x1, राइट, मास नंबर 1 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस मास नंबर 2 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस मास नंबर 3 उसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस मास नंबर 4 एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला होगा, एंड सेम गोज फॉर वाई कोऑर्डिनेट, है ना? ठीक है। व्हाट इज m1? m1 क्या है मेरा? m है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0। m, दूसरा m क्या है? m पे 2m है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तीसरा क्या है? 3m है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ये भी 2 ही होगा। प्लस चौथा क्या है? 4m है। एक्स कोऑर्डिनेट 0, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3m, 6m, 10m। ठीक है, तो कितना आ रहा है आप पे? 4m प्लस 6m बाय 10m, तो 1 आ रहा है। और सबका यही आ रहा है? मैं कंफर्म करूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 1 आ रहा है, बताओ। यही आ रहा है क्या सबका? कंफर्म, 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 कंफर्म। ठीक है, ओके। एंड सेम गोज फॉर वाई, वाई सी एम निकाल लो एक बार। वाई सी एम कितना आ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कितना आ रहा है? इन चारों पार्टिकल्स का अलग अलग पार्ट, इन चारों पार्टिकल्स का मिला के एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा जहाँ पे हम 10m मास कंसीडर कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वहां पे 10m मास पड़ा हुआ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम सेंटर मास बोलते हैं। 1,8, 1.8 आ रहा है, 1.8 या 1,8 आ रहा है? यार ये तो 1 ही आ गया ना, कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 2.8 आ रहा है, 2,8 आ रहा है? अच्छा, 2.8 आ रहा है, 2.8। 5 cm आपका 2.8 आ रहा है। ठीक है, यही आएगा इस दिन, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। मतलब यहाँ पे गई होगा सेंटर मास आपका। अच्छा, 2.8 है, वेट वेट वेट, क्या है? 1,2.8 है ना? तो यहाँ पे मिडल पे, एंड यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये 4 है ना, तो यहाँ पे समथिंग होगा सेंटर मास।
यहाँ पे होगा सेंटर मास का ही। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई एवरीवन? ऑलराइट। ओके, तो इसके ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, खैर बस इतना बता दिया मैंने। ये सेंटर ऑफ मास है और यहाँ पे आप कंप्लीट 10 m मास को अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे पूरा 10 m मास पड़ा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। इतनी बात सबको समझ आ गई क्या एवरीवन? आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा हम सेंटर मास एक्चुअल पे चल रहे हैं, ठीक है, ये तो सारे ड्रामे हो गए। अब हम एक्चुअल सेंटर मास पे चलते हैं, बताओ चले? चलो, चलो ठीक है, आई गेस क्रिस्टल क्लियर सबको। ठीक है, ओके। अब जरा देखना, ठीक है। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी बॉडी पे, अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, राइट, किसी भी बॉडी पे, तो किसके बराबर होगा? एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास के बराबर होने वाला है, ठीक है। ओके, लेट्स से अगर मैं किसी एक पॉइंट पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट पार्टिकल पे एफ नेट की बात कर रहा हूँ, जरा सुनना। किसी एक पॉइंट पार्टिकल पे मैं एफ नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी एक पॉइंट पार्टिकल पे मैं एफ नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या डिराइव करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू डीवी बाई डी टी। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू डीवी बाई डी टी। एक काम करो, सीएम ही ले लो, कोई बात नहीं, सीएम ही ले लो। सीएम ही ले लो, फालतू में हम जबरदस्ती का काम बढ़ा रहे हैं, सीएम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करोगे, एक काम करो, डीटी को वहां पे भेज दो, डीटी को वहां पे भेज दो, डीटी को वहां पे भेज दो और डीवी को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? इंटीग्रेट करूंगा, तो जरा ध्यान से सुनना। ये जो पूरी क्वांटिटी होती है, ये ये जो पूरी क्वांटिटी होती है, हम इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स, ठीक है। इसी क्वांटिटी को, फोर्स इंटू dt, इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स कोई नई फोर्स नहीं है, वो जितनी भी फोर्सेस हमने पढ़ी है उनकी एक स्पेशल टाइप है, राइट। उनका स्पेशल टाइप क्या है? जब वो फोर्स एक अलग कंडीशन में एक्ट करती है, जैसे जैसे हम पे कोई फोर्स है, राइट, जैसे हम पे कोई भी फोर्स है, लेट्स से मैं थोड़ा एग्जांपल दूं, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स है, राइट। कोलिजन बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। जैसे हम पे कोलाइड जब भी चीजें होती है, राइट, जो दो पार्टिकल जब कोलाइड होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स लगती है, नॉर्मल फोर्स जो लगती है, वो बहुत छोटे टाइम के लिए लगती है और उनका वैल्यू काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन, राइट। कोलिजन का जो टाइम होता है उसके रिस्पेक्ट में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो उन पर्टिकुलर फोर्सेस को जो ऐसे एक्ट कर रही है उन पर्टिकुलर कंडीशन पे, उनको क्या कहते हैं कि ये फोर्स इंपल्सिव है। ये फोर्स क्या है? इंपल्सिव है। ये फोर्स क्या है मेरी? इंपल्सिव है, ठीक है। क्या कह रहे हो अजिंक्य? मास मूवमेंट के सीएम और सीएम है कैसे प्रूफ कर देंगे? आइडिया दे दो। अरे यार देख अजिंक्य, सुन, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। लेट्स से यहाँ पे कोई भी दो तीन पार्टिकल ले ले, कोऑर्डिनेट अपने आप से मान ले, ठीक है। तो इनका कोई सीएम आएगा। अब सीएम पे बैठ के इसका वो निकाल, सीएम को अब ऑरिजिन मान ले, राइट। अब सीएम पे बैठ के इसका वो निकाल, और फिर सीएम पे बैठ के इसका निकाल, मास मूवमेंट इसका निकाल, सबको ऐड कर दे, जीरो आएगा आंसर। सबको ऐड कर दे, जीरो आएगा आंसर। ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। तुमको बात बताओ, इम्पल्स जो आएगा मेरा, इम्पल्स, इम्पल्स, क्या इम्पल्स जो होगा मेरा, क्या वो एम इंटू वी माइनस यू के बराबर होगा? वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, तो क्या वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी के बराबर होगा क्या? फाइनल मोमेंटम देखो, एम इंटू वी, राइट। एम इंटू वी क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, राइट। तो इम्पल्स मेरा किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी के बराबर होगा। बताओ जरा फटाफट। क्लियर है क्या बात? आगे से इसको याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे से हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात होगी, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, चलो ठीक है। एक चीज और बतानी है मेरे को, जरा सुनना। तुम्हें एक इक्वेशन बताइए मैंने, हर फोर्स का इंपल्स निकाल सकते हैं? या देखो, कंडीशन में डिपेंड करता है, कंडीशन में डिपेंड करता है, राइट। एक ही कंडीशन में हो सकता है, जैसे मैं तेको बात बताऊं जिनके,
कि जैसे देख, दो ब्लॉक्स है, ठीक है, दो ब्लॉक्स है, ठीक है। अब तेरे को पता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जैसे कोलाइड करेगी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोलाइड करेगी, राइट। इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो तेरे को पता है ये दोनों कोलाइड करने वाले, ठीक है। ओके, अब देख इनके जो नीचे से नॉर्मल लग रहा है, ये जो नॉर्मल लग रहा है, ये इंपल्सिव नहीं है, ये इंपल्सिव नॉर्मल नहीं है, राइट। बिकॉज ये कोई चेंज मोमेंटम नहीं दे रहा है इसको वाई डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे जो इनके बीच का जो ये नॉर्मल लगेगा, ये वाला नॉर्मल, राइट। इस रीजन की वजह से जो नॉर्मल लगेगा ये मोमेंटम को चेंज करेगा, जो भी जहाँ जिस रीजन में भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, राइट। मतलब उस रीजन की जो फोर्स थी उसको हम कहते हैं कि वो फोर्स हमारी इंपल्सिव है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर तुम्हें फिजिकली नहीं दिख रहा, तो अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो कह सकते हैं हाँ मोमेंटम है, राइट। राइट। इंपल्स को हमने डिराइव मतलब डिफाइन ही ऐसे किया है। सर आपने वहां एफ नेट नहीं लिखा इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन में, कहाँ पे? लिख लो ना, कोई बात नहीं, लिख लो, वो एफ नेट वही आ गया ना, ठीक है। ओके, इतनी बात दिखी सबको। तो अगर मैं फ्री फॉल कराऊं तो एमजी इज इम्पल्सिव? अरे नहीं यार, फ्री फॉल कराओगे तो एमजी इम्पल्सिव थोड़ी, एमजी तो हर हर इंस्टेंट पे लग रही है ना बात, एमजी तो हर इंस्टेंट पे लग रहा है ना, एमजी इम्पल्सिव थोड़ी है। एमजी यार, अजिंक्य मेरे को बात बता, एमजी नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलोगे यार, ऐसे नहीं बोलोगे अजिंक्य, ऐसे नहीं बोलोगे। वेट, सी, थोड़ा एग्जांपल सोचने दो मेरे को एक बार, कि एमजी तुम्हारा इंपल्सिव तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स एमजी इंपल्सिव नहीं होगा आपका, इसी वजह से आई थिंक ऐसे देखो यार, जरा सुनना, जब आप इसको आगे इंटीग्रेट करोगे फर्दर, T1 से T2 तक, ठीक है, तो ये आप पूरा क्या आ जाएगा, एफ इंटू टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा पूरा, एफ इंटू टी आ जाएगा, राइट। एफ इंटू T2 - T1 एक इंटरवल आ जाएगा, एक फाइनाइट इंटरवल आ जाएगा। हाँ एम एम हाँ, जो इम्पल्स है वो dt टाइम के लिए इफेक्ट करता है, वही। हर हायर मैग्नीट्यूड वाली फोर्स इज नॉट इंपल्सिव फोर्स। अगर वो हायर मैग्नीट्यूड वाली फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए लगती है तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम इंपल्सिव बोलेंगे उस केस में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर केस में आपकी नॉर्मल इंपल्सिव हो, टेंशन इंपल्सिव हो, फ्रिक्शन इंपल्सिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ओह ओके, बात समझ आ गई। हाँ, हायर मैग्नीट्यूड बट वेरी शॉर्ट टाइम, हायर मैग्नीट्यूड बट वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक कार एक्सीडेंट, यस। यस। हाँ हाँ, जिनके एफ इंटू डी टी इज इम्पल्सिव, राइट, एफ इंटू डी टी इज इम्पल्सिव। यार कितने डाउट्स आ रहे हैं भाई गॉड, फटाफट बताओ, आगे बढ़े, आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे, फटाफट बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबका ग्रीन फ्लैग आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है, कर देना, डीएम कर देना, कोई बात नहीं, डीएम कर देना। चलो, ये कहानी होगी, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब लाओ लेट्स मूव टू रियल पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नहीं यार, 2.5 घंटे तो यार मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ी हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो 2.5 घंटे तो नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, आई ट्राई। टू पार्टिकल सिस्टम, जरा सुनना, टू पार्टिकल सिस्टम पे आते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम पे आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। आपने अपना ऑरिजिन सिस्टम यहाँ पे मान रखा है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऑलराइट। एंड आपने यहाँ पे दो पार्टिकल्स पढ़े, ठीक है। लेट्स टेक एनी पार्टिकल, राइट, कुछ भी ले लो। ये ऐसे ऐसे नहीं डिराइव करा, रुको, ये तो बहुत बच्चों वाला हो जाएगा। सुनो, यहाँ पे हम पे दो पार्टिकल्स पढ़े, सुनो जरा, हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत तक नहीं है। यहाँ पे हम पे दो पार्टिकल्स पढ़े, लेट्स से M1 है और M2 है, M2, इसे मैं इसको सेम लेवल पे ले आऊँ जरा, बेटे से, ठीक है। M1 और M2, ठीक, और इनके बीच का आपको सेपरेशन गिवन है बस, और कुछ नहीं गिवन है आपको, इनके बीच का सेपरेशन गिवन है, जो कि आपका L है, कैपिटल L आपका इनका बीच का सेपरेशन है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा हमको बात बताओ, तुम्हें एक बात पता है कि इनका कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास आएगा, इन दो पार्टिकल्स के बीच का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास आएगा, जहां पे मैं कंबाइन M1 + M2 मास को कंसेंट्रेटेड मान सकता हूँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे M1 + M2 मास कंसेंट्रेटेड है, राइट। ऐसा एक बीच में पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में। टी को जे क्यों लिखे हो भैया, कहाँ पे टी को जे लिखा यार? अरे वो यार मेरा स्टाइल है,
स्टाइल है लिखने का, स्टाइल। ठीक है। हाँ ठीक है। तो लेट्स से मेरा सेंटर मास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि M1 M2 बराबर नहीं है तो सेंटर मास बीच में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी इक्वेशन से दिखाता हूँ कि सेंटर मास जो होता है हमेशा हेवियर साइड होता है। ये मैं इक्वेशन से दिखाऊंगा, इक्वेशन बनेगी उससे दिखाता हूँ। ठीक है, ओके। ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा सेंटर मास है। ठीक है, ऑलराइट। लेट्स से कि सेंटर मास से ये जो M1 है ये x1 डिस्टेंस है एंड ये मेरा x2 डिस्टेंस है। एक सेकंड रुकना। एंड यहाँ से x2 डिस्टेंस है। ठीक है, इतनी बात दिख गई। ऑलराइट, अब आप सेंटर मास को ऑरिजिन मान के कंपेयर, आप सेंटर मास को आप अपना जो ऑरिजिन है उसको आपने सेंटर मास पे ले लिया, आपका जो अब ऑरिजिन है वो सेंटर मास पे आ चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो मेरे को बात बताओ कि आपका जो समीशन ऑफ मास मोमेंट है, क्या वो मेरा जीरो आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास? अगर आप मास मोमेंट लोगे इसका तो क्या आएगा, M1 माइनस x1, क्योंकि आप लेफ्ट की तरफ हो, प्लस M2 टाइम्स x2 बराबर क्या आना चाहिए, जीरो। राइट, क्या आना चाहिए, बराबर जीरो, है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या इक्वेशन बन रही है आप पे, M1 x1 इज इक्वल्स टू M2 x2। ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड थिंग, आपको एक चीज पता है कि x1 प्लस x2 मेरा किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। x1 प्लस x2 मेरा किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। x1 प्लस x2 मेरा किसके बराबर है, कैपिटल एल के बराबर है। ठीक है, ऑलराइट। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। बताना जरा फटाफट आंसर। यहाँ से एक काम करो, x1 निकाल लो। x1 क्या आ रहा है यहाँ पे, x1 निकालोगे तो क्या आएगा, M2 x2 by M1, राइट। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से x1 निकाल लो और उसको यहाँ पे पुट कर दो। कितना आएगा, M2 x2 by M1, M2 x2 by M1, M2 x2 by M1, सॉरी M1, हाँ ठीक है, M1 प्लस x2 इज इक्वल टू L। ठीक है, ओके। एक काम करो यहाँ से, ये एक काम करो ना, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, सेकंड इक्वेशन से x1 निकालो। सेकंड इक्वेशन से x1 निकालो जरा, क्या आएगा, L माइनस x2 आएगा, है ना? इसको यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दो, ज्यादा आसान है। M1 L माइनस x2 इज इक्वल टू M2 x2। ठीक है, तो M1 L माइनस M1 x2 इज इक्वल टू M2 x2। ठीक है, तो वहां पे ले गए, तो यहाँ पे हम पे जो x2 आ रहा है, x2 वो क्या आ रहा है आपका, अ, आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है, M1 L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ऑलराइट। और आपका जो x1 आएगा, x1 आपका जो x1 आएगा वो क्या आएगा, M2L बाय M1 प्लस M2। ठीक है, इतनी कहानी दिख गई क्या सबको, बताइए फटाफट। इतनी कहानी दिख गई, ओके। ठीक है जिनके, ठीक है, ठीक है, ग्रुप पे भेज दे, मैं देख लूंगा, एक बार क्लास ओवर हो जाए मैं देख लूंगा। ठीक है, सब इतनी कहानी समझ आ गई बच्चों, बताओ। x1 और x2 हम पे ये मिल गए, ठीक है, x1 x2 में मिल गए। ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है, ऑल राइट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, जरा एक बार इनको डिवाइड करके देख लो, x1 by x2 करके देख लो एक बार, एक बार x1 by x2 करके देख लो। खैर कोई बात नहीं, रहने दो मत करो, रहने दो ऐसे ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ठीक है, इतनी इतनी कहानी होगी, ठीक। अब ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम को हमने देख लिया, और इसमें कुछ रह तो नहीं रहा, नहीं रह रहा है, यस नहीं रह रहा। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, हम जो अभी तक हम जो सेंटर मास के फॉर्मूले देखे हमने, राइट, VCM हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको बताया अगेन कि ये बस डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, राइट, जो हम पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए वैलिड है। ठीक है, अगर मैं एक कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात करूँ, जैसे एक रॉड हो गया या एक रिंग हो गई या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उन सब के लिए वो फॉर्मुलेस वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, उन उन वहां पे आपने देखा कि वहां पे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के केस में हमने समीशन का प्रयोग किया है, हमने समीशन का प्रयोग किया, समीशन का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूस बॉडीज है, कॉन्टिन्यूस बॉडीज है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, समीशन को हटा के।
ठीक है, समीशन की जगह हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज, अच्छा मैं एक बात बता दूं कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का ये वाला पार्ट होता है, इनिशियल जो पार्ट होता है, थोड़ा सा बोरिंग एंड थोड़ा सा वैसा पार्ट होता है। एक बार हम मोमेंटम कंजर्वेशन पे आ जाए, देन अगेन नॉर्मल वर्ल्ड में हम वापस आ जाएंगे। ओके, हाँ बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। सो प्लैंक मूविंग, हाँ बताऊंगा, वही करेगा, करेगी करेगी, ठीक। फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज, तो अगर आपको फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडीज अगर आपको निकालना है, तो आपका जो एक्सयूएम होगा, एक्सयूएम वो इंटीग्रल एक्स डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम होगा। आपका जो वाईसीएम होगा वो इंटीग्रल वाई डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम होगा, ठीक है। आपका जो जेड जेड सी एम होगा वो इंटीग्रल जेड डॉट डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल डीएम होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये आपका कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए, हाँ ये याद करना है, ये याद करना है, राइट, ये याद करना है। कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए, कॉन्टिन्यूस बॉडीज के लिए अगर आपको एक्सट्रीम वाईसीएम जेडसीएम निकालना है, तो आपके ये फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। ये आपको, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं एक्स क्या है, डीएम क्या है, ठीक है। ओके, तो आपको एक चीज दिख गई कि भैया हमें पहले एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा। ये बात दिख गई, डीएम को समझते ही कि डीएम दिख गया, इसमें तो हमारी मास्टरी है, राइट। डीएम हमने पकड़ा, तो वहां से हमें दिख गया कि ठीक है हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना जरा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम पार्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम पार्टिकल, राइट। आपने जो डीएम पार्टिकल पकड़ा है, राइट, जो आपने एलिमेंट लिया है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम पार्टिकल, एंड सेम गोज फॉर जेड, सेम गोज फॉर इंटीग्रल जेड डॉट डीएम, ठीक है। सेम गोज फॉर इंटीग्रल जेड डॉट डीएम। इतनी बात सबको समझ आ गई एवरीवन? चलिए, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज थोड़ी हेल्थ भी डाउन है, एंड अब इसके आगे हमें सेंटर मास डिराइव करने हैं सबके, अब इसके आगे हमें सबके सेंटर मास डिराइव करने हैं धीरे 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 धीरे। रिजिड रॉड हो गई एंड ऑल, ठीक है। इस पे नहीं जाना है, खास है, इस पे नहीं जाना, अपने उसका नहीं है, वो ऊपर वाले से आया, जिनमें ऊपर वाले से आया। हम ना एक्चुअली क्या होता है, मैथमेटिकल रीजन है इसका, कभी भी अगर हम कॉन्टिन्यूस समीशन के लिए जाते हैं, तो हम इंटीग्रल समीशन को हटा के हम इंटीग्रल पे स्विच होते हैं, समीशन को हटा के हम इंटीग्रल पे स्विच होते हैं। भैया टू पार्टिकल वाला बता दोगे एक बार, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। टू पार्टिकल वाला, ये टू पार्टिकल वाले में क्या कंफ्यूजन है जिनके? चलो क्लास ओवर हो गई, एक बार मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, देन मैं बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ जरा, एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।